अपने देश की शिक्षा को अपने द्वारा बनाते हुए अपने संकल्पों को अपने प्रयास से पूरा कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ में शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में तेज गति के साथ हम शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय अतुल जी भाई साहब है, जो समय समय पर हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं कि आज आपने हमको जो समय दिया है, उसके कारण हमारे यहाँ जो प्रबोधन का एक दिन भर का कार्यक्रम होगा, इसमें निश्चित रूप से हमारे शिक्षाविद इसका लाभ ले सकेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को और तेज गति के साथ हम पूरा कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री इंदर सिंह परमार जी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि पिछले 11 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर बतौर मंत्री सेवाएं दे रहे हैं, वो लगभग उससे पहले 1 दशक तक मध्य प्रदेश में लगातार साथ में केवल शिक्षा के लिए ही काम करते रहे। उस समय अब के मुख्यमंत्री, इससे पहले के उच्च शिक्षा मंत्री और उससे पहले के धर्मेंद्र प्रधान जी के सहयोगी, तो ये सभी विनम्र सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति के लिए बहुत पहले से काम किया है। आज ये जो संयोग है कि एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में हैं, तो आज जब उनका सारगर्भित उद्बोधन आप सुनेंगे तो ये सिर्फ शिक्षा नीति के हालिया प्रयासों को नहीं देखेंगे, आप एक लंबी प्रक्रिया के साथ आप बातचीत में इसको महसूस भी करेंगे। बहुत आदर के साथ मध्य प्रदेश में हम आमंत्रित कर रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन, चुनौतियों तथा संभावनाओं की ऊपर इस 1 दिवसीय कार्यशाला में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की परम आदरणीय राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी, स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी तथा विधायक मित्र रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सतनानी जी, मंच पे उपस्थित भारत सरकार की स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के प्रमुख आदरणीय सकलानी जी, मध्य प्रदेश की शिक्षा एजुकेशन एडवाइजर श्री अशोक कडेल जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, शिक्षाविद, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण और भाई और बहनों, मित्रों, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन का, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का, दोनों शिक्षा मंत्री मेरे मित्र इंदर सिंह परमार जी और आदरणीय राजा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सदैव शिक्षा को एक प्राथमिकता का विषय रखते हुए स्वयं आदरणीय मोहन जी, जैसे अभी परिचय करवाया जा रहा था, हम सब भारत की छात्र आंदोलन से आए हुए कार्यकर्ता हो, आदरणीय मोहन जी हो, आदरणीय परमार जी हो, अशोक कडेल जी हो, हम सब भारत की शिक्षा आंदोलन की उपज है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं, मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो एनईपी की क्रियान्वयन में अग्रसर तो है ही, भारत की सभ्यता को कंटिन्यूटी के साथ जोड़े रखने का भी अग्रसर है। ये भारत की हृदय स्थल है। भारत की समाज को अगर तात्विक दृष्टि से समझे, हमारी जो ग्रंथ रहा, हमारी जो विचार रहा, विश्वास रहा, धर्म रहा, मध्य प्रदेश ऐसे एक लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जहां सनातन हिंदू धर्म का बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ है, बुद्धिज्म की व्याख्यान हुआ है, जैनिज्म की व्याख्यान हुआ है,
परवर्ती अवस्था में मुगलों का भी इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर आया है। सिद्धांततः सभी साहित्य, सभी तत्व अच्छे के लिए होता है। शिक्षा ऐसा एक विषय है, और इस विषय को हम लोग आज एनईपी 2020 के बैकग्राउंड में 5 साल, जब एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन का ये 5th ईयर है, 5वां साल है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा नीति कोई नई मसौदा है। भारत की सभ्यता आधारित, जिसको कभी भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जाता है, भारतीयता कहा जाता है, जो इस सभ्यता के मूल स्तंभ है, जिसमें वैज्ञानिकता, साइंटिफिकनेस, जिसमें फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, दार्शनिक स्पष्टता और आध्यात्मिकता की पटु इम्पैक्ट रहती है, स्पिरिचुअलिटी, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल स्तंभ है। उसी के ऊपर पिछले कई सदी से, विशेष करके 19वीं सदी और 20वीं सदी में कुछ विस्मृति हम लोगों की हुई थी। विशेष करके 19वीं सदी में मैकॉले, और एक सिंबल है, मैकॉले एक सिंबल है, अनेक नामों को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों के शासन को लंबे समय तक स्थायी बनाने के लिए जो रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने सबसे पहले किसी के ऊपर प्रयोग किया, किसी को डिरेल किया, वो शिक्षा को किया। इसीलिए पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा, आज हम 2025 में हैं और 10 साल के बाद 2035 तक मैकॉले प्रणाली को भी 200 साल होगा। क्या हम तब तक मैकॉले प्रणाली, हमें शायद अंग्रेजी भाषा से आज 21वीं सदी में कोई बहुत परहेज नहीं है, लेकिन क्या हमारा विचार की क्लैरिटी, स्पष्टता मैकॉले स्पिरिट पे होगा या भारतीयता पे होगा? मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सभी के प्रयास से जो लागू हो रहा है, या उसका जो हम मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं 5 साल की 5वीं साल में, इसी विषय को याद दिलाने के लिए। मित्रों, देश में लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की हिसाब करूं तो मध्य प्रदेश में, मैं एक स्टैटिस्टिक्स अभी हिसाब कर रहा था, मध्य प्रदेश में लगभग 1,50,00,000 स्कूली विद्यार्थी, 1,35,00,000। उच्च शिक्षा में मैं हायर एजुकेशन की देख रहा था, लगभग आपकी ग्रोथ के साथ अच्छे 27 लाख, कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने 27 लाख का है। ये कुल मिलाकर 1.5 करोड़ स्टूडेंट है। मध्य प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। मध्य प्रदेश की आम लोगों की जिंदगी की मानक को बढ़ानी है। मध्य प्रदेश में अगर मैं थोड़ा उसको और व्यापकता करूं, विद्यार्थी जीवन की पहले और विद्यार्थी जीवन की प्रोफेशनल जीवन की थोड़े और आगे तक हिसाब करूं, 0 से 25 नवजात शिशु से लेके 25 साल की उम्र तक, जिसकी प्रत्यक्ष संबंध आंगनवाड़ी से हो, स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, या आईटीआई में हो, पॉलिटेक्निक में हो या स्किल सेंटर में हो, ऐसे मध्य प्रदेश की आबादी की लगभग आधे पॉपुलेशन, अगर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ लोग हैं, आधे पॉपुलेशन, लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ पॉपुलेशन, नागरिक आबादी इसी आयु वर्ग में है। मैं मध्य प्रदेश के लिए इसको एक सिल्वर लाइन, स्वर्णिम रेखा में मानता हूं। इसी से 2020 की शिक्षा नीति जुड़ी हुई है। इसी से हमारी चुनौती, आपने शब्द लिखा, चुनौती क्या है? चुनौती क्या, हम आने वाले 5-10 साल में ये जो आधे आबादी वाले लोग रहेंगे, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेशियो है, उसमें आधे आबादी युवा अवस्था में, यानी युवा अवस्था में, शिशु और युवा अवस्था में आने वाले 25 साल तक रहेंगे। मध्य प्रदेश एक युवाओं की प्रदेश 25 साल तक रहेगा। आगे फिर पॉपुलेशन स्थिरता जब होगी, स्टेबलाइजेशन होगी, फिर देखेंगे क्या होगा।
इस 25 साल में इस टोली की काम है। आपने अच्छा काम शुरू किया है, इसकी एक बैकग्राउंड है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की साइंटिफिक एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड एजुकेशन की वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश एक जीता जागता लैबोरेटरी है। अगर महाकाल जाओ, काल गणना की आदि बिंदु महाकाल है। यह व्यवस्था कब बनी थी? वैदिक काल से व्यवस्था यहां बनी है। वैदिक काल की आयु 7-8 हजार है। कभी मैं इंदौर आईआईटी में था पिछले दिनों में। इंदौर आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों ने मेरे को बताया कि मध्य भारत की जो सांस्कृतिक मध्य भारत इलाका है, मालवा रीजन है, इंदौर है, उज्जैन है, मध्य प्रदेश की भोपाल की कुछ हिस्सा है, इसमें जितने वाटर बॉडीज हैं, जिसमें जितने वाटर बॉडीज है, यानी तालाब है, बावली है, ये सब है, इसके जितने कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता है, ये पिछले 100 सालों की एवरेज रेनफॉल के हिसाब से है। 100 साल पहले इंदौर आईआईटी नहीं था, भोपाल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, उज्जैन ग्वालियर की इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, तब भी समाज कितना वैज्ञानिक था। जब मैं कहता हूं भारतीय जीवन प्रवाह वैज्ञानिक है, यह प्रमाण है कि 100 साल पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन नागरिकों ने इसकी जो वाटर बॉडी बनाए थे, ये बना तो होगा उसके पहले, लेकिन 100 साल की जो एवरेज रेनफॉल की कैलकुलेशन कह रहा है उतना ही है। पानी रहेगा कैसे? ये कोई दरिया वाला इलाका नहीं है, लेकिन पानी को कैरिंग करने के माई पॉइंट इज, मेरा कहने के उद्देश्य है, ये एक वैज्ञानिक समाज है। वैज्ञानिक समाज के सामने चुनौती है आने वाले दिनों में ये 5 करोड़ मध्य प्रदेश के नागरिकों को कैसे 21वीं सदी लायक बनाना। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस एनईपी में है। मैं त्वरित कुछ विषय को आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसमें से फिर मैं एक पॉइंटर्स के नाते मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में टेक्स्ट बुक की, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी के साथ एमओयू हुई है। एनसीईआरटी की पूर्णांग टेक्स्ट बुक आप अडॉप्ट करोगे नहीं तो अडॉप्ट करोगे। पूरा तो विज्ञान और गणित को पूरा लोगे, इतिहास और सामाजिक विषय को आपने थोड़ा मध्य प्रदेश आधारित करोगे, अडॉप्ट करोगे। ये अभी भी पूर्णांग नहीं हुआ है। अविलंबे मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग इसको एनसीईआरटी के साथ बैठ के पूरा टू पूरा, क्योंकि मतलब हमने इस बार एनसीईआरटी ने बाल वाटिका से लेके, शिशु वाटिका से लेके क्लास 8 तक पूरा किताब छपा चुकी है। कम से कम अगले एकेडमिक ईयर में एनसीईआरटी ओरिएंटेशन के साथ आप पूरा का पूरा किताब कर लोगे, ये मेरा आपको सुझाव रहेगा। भारतीय भाषा में मध्य प्रदेश हमारी दृष्टि से सबसे बड़ा प्रयोगशाला होनी चाहिए। यहां मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, विशेष करके उच्च शिक्षा में आपने हिंदी भाषा में किताब बनाना, पढ़ाने का व्यवस्था किया है। इसमें काफी आप प्रशंसनीय काम किए हो। उसकी कुछ लास्ट माइल चुनौती बचा है, उसको भी मैं एक छोटी समूह में आपको कभी मेरे अधिकारी मित्र सुझाव देंगे, आप उसको चिंता करना चाहिए। जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में बात आती है, मध्य प्रदेश अच्छा प्रगति किया है। विज्ञान वगैरह में तो राष्ट्रीय औसत से भी आगे गया है, लेकिन ताली मारी है, लेकिन चुनौती को भी सुनिए, क्योंकि आपने कार्यशाला का नाम दिया है, चुनौती को देखना है। अभी भी मुख्यमंत्री जी 60% बच्चे एवरेज में आए हैं परख में, 40% बच्चे अभी भी बाकी है। क्या हम 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को देश की 1 नंबर की राज्य बनाना है, तो क्या हम अपने बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में 40% पीछे रखना चाहिए? ये सोचने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश उसमें ध्यान देगा। इन दिनों में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन चुकी है। एआई और स्कूल, एआई और हायर एजुकेशन, मैं रोज एआई का अभ्यास करता हूं, जानने के लिए कोशिश करता हूं एआई आखिर हमें कैसे मदद करेगा। मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव बताता हूं राज्यपाल महोदय जी,
आपका तो सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। विद्यार्थियों की, मैं एवरेज विद्यार्थी हूं, मोहन जी अच्छे विद्यार्थी हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, मैं सामान्य हूं। मैं जानता हूं मोहन जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क है, बचपन का मित्रता है, वो हमारे नेता रहे स्टूडेंट मूवमेंट में, भगवान भी हमारे नेता रहे, ये दोनों मेरे सीनियर हैं। राज साहब तो मित्र है मेरा, पार्लियामेंट में रहे। मित्रों, मैं डरता था स्कूल में कोई प्रश्न पूछा जाता है, आता तो है 80% बच्चों को उत्तर आता है, उत्तर लेकिन देते हैं 2-3 बच्चे, माने 1-2% बच्चे उत्तर देते, बाकी बच्चे उत्तर नहीं देते। 2 कारण से नहीं देते, गलती होने से सार नाराज हो जाएंगे, पिटाई होगी ना, गाली सुनने को मिलेगा, छोड़ो यार चुप रह जाओ। दूसरा, यार साथी क्या कहेगा, उसको गलती हो जाएगा शायद, गलती होने के बाद साथी कहेगा यार इसको इतना भी आता नहीं है, उस ग्लानि में रहना क्यों, उत्तर देना नहीं, चुपचाप मुंडी काट देना, जो 2-3 लोग बड़बोले देते हैं उसको देने दो, फिर हम लिख लेंगे, परीक्षा में लिख लेंगे। ये एवरेज भारतीय स्टूडेंट की एक मनस्थिति है। हमें लगता है जो एआई आया है ना, और टीचर भी बड़े, आप लोग सब, मैं आपको क्षमा चाहता हूं, आप भी बड़े सियाने होते हो, आपकी धीरे धीरे क्लास में चॉइसेस स्टूडेंट हो जाते हैं, जो आपके मन की लायक उत्तर देता है वही प्रशंसा की पात्र होता है। एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट चलती का नाम गाड़ी की डब्बा में बैठ जाता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा मैं आपको आरोप नहीं कर, आपकी मदद से मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी भी यहां तक पहुंचा है, मेरे आप जैसे कुछ शिक्षक मेरे को हाथ पकड़ा, नहीं तुम भी कर सकते हो। ये जो छोटा सा आत्मविश्वास है ना, सबकी नसीब में नहीं मिलता है, सभी विद्यार्थियों को नसीब में नहीं मिलता है। ये एक बारीकी से मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी और आगे चल के एआई ऐसा एक टूल बनते जा रहा है, और भारत की सरकार के प्रयास से बहुत सारे भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स भी बनना शुरू हो गई है, जिसमें हम उसको अभ्यास करते करते मध्य प्रदेश उसमें से एआई एजुकेशन में अग्रणी होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ज्ञान के भंडार अथाह है, लेकिन वो हिंदी में, लोक भाषा में है, लोक कथा में है। यह जब तक एआई में नहीं पहुंचेगा तब तक यह ज्ञान भंडार दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। बाकी का छोड़ो, क्योंकि इसलिए मैंने प्रयोगशाला कहा, मध्य प्रदेश अगर हिंदी में परंपरागत ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को, जो भारतीय तत्व आधारित है उसको एआई में डालेगा, उसकी लाभ हिंदी पट्टी के सभी लोगों को मिलेगा। आजकल हिंदी क्या, भारत की कोई भी भाषा में रहे, एआई उसको किसी भी भाषा तक पहुंचा सकती है। यह भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स कर चुका है। मध्य प्रदेश में अग्रणी होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी को आने वाले दिनों में, अगर 2047 में 2035 में हमको 2 टारगेट पूरा करना है, तब हमें एआई ट्यूटर्स, इसके लिए पहले आपके वहां लगभग 7 लाख स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर मिला के 8 लाख टीचर होंगे। मध्य प्रदेश शासन एनईपी को इंप्लीमेंट करते हुए मिशन मोड में ये 8 लाख टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग, यही बनेंगे तो 5 करोड़ बच्चों को तो संभालेंगे ना। 8 लाख टीचर, स्कूल मैंने आंगनबाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक, ये जो टीचर्स है इसको एआई से जोड़ के उनको दक्ष करना, ये एक चुनौती आपके सामने है। एनईपी कहा कि स्किल बेस्ड एजुकेशन करना, आपने अच्छा कहा, परमार जी अभी उल्लेख कर रहे थे, लेकिन क्या आप न्यू एज स्किल्स को, मैं जब न्यू एज स्किल्स कह रहा हूं, आने वाले दिनों में 3 साल के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग रोजमर्रा की चीज बनने वाला है। मध्य प्रदेश शिक्षा डिपार्टमेंट को तैयारी करना पड़ेगा कि क्वांटम पे अच्छा काम इंदौर आईआईटी में हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में मैं मध्य प्रदेश की हिंदी भाषाभाषी बच्चों को, झाबुआ के अंदर बच्चे को क्वांटम और एआई में कैसे जोड़ूं, यह असंभव बात नहीं है। इसके बारे में मध्य प्रदेश शासन को व्यवस्था करना पड़ेगा। एक चुनौती आ रहा है कि हमारी ड्रॉप आउट क्लास 1 में जो बच्चे आते हैं, 12वीं आते आते उसमें से 60% तक लोग बच्चे रहते हैं, 40% बच्चे निकल जाते हैं। कई कारण है। हमारी दायित्व होनी चाहिए, जो क्लास 1 में बच्चा आया, कक्षा 1 में जो बच्चा आया, कम से कम वो 12वीं तक निरंतर पढ़ते रहे, बाद में वो जॉब मार्केट में जाए, उच्च शिक्षा में जाए, रिसर्चर करे, किसी किसानी में जाए, घर जाए, जो करे।
लड़का या लड़की 12वीं तक कंपलसरी पढ़े, इसके लिए आपने संदीपनी जैसे विद्यालय का भी शुरू किया। हमने पीएम श्री में आपको काफी मदद किया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, आज भारत सरकार उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। सीबीएसई बहुत सारे अच्छे स्कूल्स को भी खुलवा रहा है। लेकिन शासन की व्यवस्था होनी चाहिए एक जन आंदोलन शिक्षा को बनाने के लिए, 12वीं तक सब बच्चे पढ़ पाए, जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी, इनोवेशन, इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। रिसर्च को स्थानीयता के, स्थानीय आवश्यकता के साथ जुड़वाना पड़ेगा। मित्रों, ये जब तक समाज इसकी उत्तरदायित्व नहीं लेता है, मैं नहीं जानता हूं कि मध्य प्रदेश की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की दायित्व किसके पास है, प्रधान शिक्षक के पास है या पेरेंट्स में से किसी के पास है, मैं नहीं जानता हूं। आपके वहां स्कूल मैनेज एसएमसी की प्रमुख कौन है? आपके वहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, उसको थोड़ा और ब्रॉड करनी चाहिए, उस अनुभव के साथ उसको और ब्रॉड नहीं। प्रधान शिक्षक की महत्व ज्यादा है या कमेटी की चेयरमैन की ज्यादा है महत्व? देख लीजिए थोड़ा एक बार, लेकिन हाथ खोल के आप उसको देना चाहिए सोसाइटी को। समाज देखो, पिछले दिनों में जो हमारी जो 4 साली था, हमारे गांव में जो पढ़ने की व्यवस्था तो सरकार की ओर से नहीं था। सरकार तो पिछले 30-40 साल में घुसी है, बाकी तो समाज बनाया था। एक बार समाज को हम स्कूल को लौटाएं, स्कूल कॉलेजेस को लौटाएं यानी मैनेजमेंट सरकार के पास रहे, लेकिन तनख्वाह सरकार के पास रहे, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व समाज के पास रहे, समाज की प्रबुद्धों के पास रहे, माताओं के पास रहे, तब जाके स्कूल सफल होगा। मित्रों, मैं आपकी इस 1 दिवसीय कार्यशाला को कुछ विषय मेरे मन में आया कि मध्य प्रदेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, आने वाले रणनीति कैसी होनी चाहिए, 2035 और 2047 ये दोनों टारगेट को हमें कैसे चुनौती को सामना करना चाहिए, उसको मैंने मेरे मन में 2-3 जो विषय आया मैंने बताया। लेकिन मैं अंतिम में एक निवेदन करना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल एक अच्छे प्रांत से आते हैं, जहां कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके प्रयास से कुछ अच्छा परंपरा भी बनी थी। मैं जब स्कूल विभाग में विभिन्न कार्यक्रम में घूमता हूं, बहुत सारे फूल की गुलदस्ता दिया जाता है। उस फूल की गुलदस्ता की लाइफ स्पैन 20 सेकेंड है। पहले फोटो नहीं था तो उतना थोड़ा पकड़ के रखने से अच्छा लगता था। अभी तो एक गुलदस्ता किया, दूसरा भी लाइन पे रहता है। फोटो सेल्फी में जाना पड़ेगा ना, पोस्टिंग के लिए फोटो ही चाहिए। और एक गुलदस्ता की मैंने मूल्य निकाला, कम से कम 700 से 1000 रुपया, 500 रुपया मिनिमम है। 500 रुपया यानी 2 किलो एप्पल हो जाएगा। मैंने देखा मध्य गुजरात में आप लोगों ने, जब आप थे मंत्री भी, आप लोगों ने एक परंपरा शुरू किया था, ये गुलदस्ता की जगह पे फलों की टोकरी। मैं शिक्षा की जो मैं जन आंदोलन की बात कहता हूं ना, जन आंदोलन है क्या, फिर क्या एक नारा लगाना पड़ेगा क्या? जन आंदोलन यानी स्कूल को विजिट करना। स्कूल में विजिट करके कम से कम, मैं मध्य प्रदेश की जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक एप्पल क्या नहीं दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब उसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग, रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में, कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए,
एक लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। ये तो समाज की दायित्व है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण का अभियान चलाया है। यह सरकारी विषय नहीं हो सकता है, जियो में काम नहीं हो सकता है। सरकार तो कर ही रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रहा है, मध्याह्न चल रहा है, आंगनबाड़ी वाले भी न्यूट्रिशन के बारे में खूब काम कर रहा है। लेकिन हमारे घरों में कोई लड़की के वहां वो गर्भधारण करती है, आस पड़ोस के लोग उसको अच्छे मीठा खाने के लिए ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? उनको घर बुलाते हैं, स्वादिष्ट चीज खिलाते हैं। क्यों? तो कोई सरकार तो नहीं कहा था। हमारी बच्ची है, उसकी मां का हालत और गर्भ में रहने वाला बच्चे की हालत ठीक हो, यह समाज की दायित्व है। मित्रों, मैं एनईपी 2020 मध्य प्रदेश में तब सफल होगा जब आने वाले 10-20 साल तक ये जो मैंने कहा, आधे आबादी स्कूल में रहेगा, युवा अवस्था में रहेगा। इसकी मेंटरिंग करने के लिए कॉलेज में जाके आपने कभी समय बिताया? ऐसे ही आपकी जो औहदे में हो, उस औहदे को छोड़ के क्या करता है, क्या करने वाला है, क्या संभावना है, क्या मन में चल रहा है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की बाकी 4.5 करोड़ लोग नए 4.5 करोड़ लोगों के ऊपर समय खर्च नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश एक नंबर नहीं हो पाएगा। और मध्य प्रदेश हृदय स्थल एक नंबर नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं हो पाएगा। हमने जो आज सपना देखा है कि हमें भारत को एक दासत्व की मानसिकता से बाहर लाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, निरोग बनाना है। इसकी चाबी शिक्षा में है। पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे तब ठीक से पढ़ेंगे। यही सब विषय थोड़ा आप भी ध्यान दोगे, इसी अपेक्षा के साथ आपकी इस 1 दिवसीय कार्यशाला को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। जो इनसाइट माननीय मंत्री महोदय ने हमारे साथ साझा की है, उसमें सरकारी इच्छाएं और समाज की भूमिका दोनों को उन्होंने एक साथ मिलाकर बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, वे हमारे स्नेह और विश्वास का प्रतीक हैं बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन एक विनम्र सेवक के तौर पर कितने समाज के काम हैं जिन पे वो जाते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस समय वे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, दिन भर विभिन्न गतिविधियों में रहेंगे। भोपाल में रात 9 बजे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और रात को 10:30 बजे वो खजुराहो में होंगे। निश्चित तौर पर ये उनका पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है। ये सब संभव तब है जब जो जहां है वो अपनी भूमिका को संभाले, समझे और ये माने कि हम सब उस महान अभियान का हिस्सा हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 47 तक हमको इसे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो हमारी अपनी अपनी भूमिका हमारे शासकीय कार्यों के इतर सामाजिक स्तर पर भी उसी तरह आगे बढ़ती है। ऐसे मध्य प्रदेश में जिसमें हम इस महान अभियान में अपनी विनम्र भूमिका को लेकर सहज, सजग और समर्पित हैं, अपने स्नेहिल प्रतिनिधि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आएं और मध्य प्रदेश की बात कहें। शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौती और संभावनाओं पर आयोजित इस कार्यशाला में विराजमान मान्यवर महामहिम श्रीमान मंगू पटेल साहब, हमारे सबके सुपरिचित मध्य प्रदेश से छात्र जीवन के समय से, विद्यार्थी परिषद के काल से जिनका सतत संबंध रहा है, हमारे अपने लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और आप सब,
आज का ये शुभ दिन और माननीय शिक्षा मंत्री ने विस्तार से सारी बातें कही है और इस अवसर पर हमारे माननीय अतुल कोठारी जी और समस्त हमारे माननीय आगंतुक अतिथिगण जो आज कार्यशाला में अपना अपना मार्गदर्शन देंगे, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने राजमहल में हैं, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि आपके राजकुमार दे दो। बगल के जंगल में ये भारी उत्पात राक्षस मारीच, सुबाहु, ये जो दूसरे का आतंक है उसमें केवल राम और लक्ष्मण। और ऐसे में भी जब महाराज दशरथ कहते कि मैं राम लक्ष्मण को दूं, मुझे बड़े कठिन भाव से देने की हाँ करूँगा तो मैं सेना दे देता हूँ, रथ दे देता हूँ, सारथी दे देता हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके 2 बालक दे दो। और 2 बालक को जंगल के यथार्थ से परिचय कराते हुए हम अगर इसका विश्लेषण करें, यद्यपि ये धर्म के आधार पर हमारे सभी धर्माचार्य इसको अपने अच्छे ढंग से बात करेंगे, लेकिन कभी कल्पना करें कि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अगर महल से मांग करके नहीं ले जाते तो हो सकता है रामायण के लिए और बाकी सारी बातों के लिए, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ने जब अपने महल से कदम बाहर बढ़ाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनकी एक विराटता का आधार पर उनका जो दुनिया ने स्वरूप देखा है तो चुनौतियों से युवा मुकाबला भी करते हैं, मार्ग भी निकालते हैं। और उसी के बाद हमने सबने देखा कि वो तो मारीच सुबाहु से जंगल को मुक्त कराने ले गए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए गुरु और आगे लेकर के जनक नंदनी स्वयंवर जहाँ हो रहा था वहाँ तक ले गए। और माता सीता के स्वयंवर की घटना हम सब जानते हैं कि उस दौर में जब दुनिया के सारे महारथी आए हुए थे स्वयंवर में, लेकिन उस स्वयंवर के इतने बड़े आयोजन में भी भगवान राम ने धनुष यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ का परिचय दिया, बल्कि माता सीता का वर्ण करके वो 2 भुज से चतुर्भुज होकर के एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, नए प्रकार से दुनिया ने उनका परिचय पाया। और ये जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बात के परवर्ती काल में, वनवास काल में, वो सारी चीज़ों से तो तब तो वो महाशक्ति रावण से मुकाबला और उस प्रकार का जीवन अलग दिखा। और ये उनका नहीं, यही शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में आते हैं तो 64 कला, 14 विद्या, सभी वेद पुराण, जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप हम महाभारत के उस भीषण युद्ध में देखते हैं, उसमें आचार्य सांदीपनि का तो हमको परिचय होता है कि कोई अपने शिष्य को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और ये उस काल में नहीं, ये आपने सही कहा कि IIT, IIM वगैरह
तो मैं मान के चलता हूं कि 2000 साल पहले भी जब विक्रमादित्य अपने शासन के सूत्र संभालते हैं तो चुनौती से तो मुकाबला हो गया, शकों को तो परास्त कर दिया, लेकिन शकों के परास्त करने के बाद सुशासन की बात जब करते हैं तो कहाँ से नवरत्न जुटाए। कश्मीर से हमारे बीच में कालिदास आए, वराहमिहिर आए, धन्वंतरी आए, जो जुटा करके हमारी राज्य व्यवस्था में विद्वानों का संकलन, विद्वानों को जोड़ करके शासन के माध्यम से समाज में वो सारे परिवर्तन कैसे लाएंगे। वैसे ही आपने राजा भोज की बात कही, हमारे संजय जी ने, भारत सरकार के अधिकारी हैं, राजा भोज के उस शासनकाल में बनाया हुआ ये जो जल रचना की बात मालवा में हुई, ये बात सही है। ये राजा भोज का बड़ा तालाब भी हमको उसी काल में ले जाता है, जिसके आधार पर आज भी वो तालाब की रचना की पद्धति वर्तमान में बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है कि तालाब पानी ऐसा भराए कि जो अपने आप में भौगोलिक प्राकृतिक रचना हो और पानी का निस्तारीकरण इतना छोटा सा हो कि लागत कम और पानी ज़्यादा स्टोर हो जाए और उसके आधार पर वो तालाब बन जाए। आमतौर पे बड़ा बांध बनाने की परंपरा तो अभी भी मुख्य धारा से बंद करके ही तालाब बनाने की है। तो ये प्राचीन गौरवशाली अतीत के उदाहरण भी हमारे सामने है और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। अपने शिक्षित होने के साथ उस परंपरा के आधार पर जिसने 200 साल तक अपने सारे विद्यार्थियों के दायरे बहुत सीमित कर दिए, एक विशेष नंबर का चश्मा लगा करके केवल कागज की डिग्री लेने के लायक शिक्षा नीति बन करके हमारी युवाओं के साथ जो अन्याय काम करने का काम अंग्रेजों ने किया, बाद के भी काल में कांग्रेस ने किया। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आज की शिक्षा नीति में वो सारे दायरे खोले हैं जिसके आधार पर भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता योग्यता है सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में हमने विश्वविद्यालयों के भी लिए आज अपने भले ही ट्राइबल का बेल्ट हो, टंट्या मामा के साथ हमने खरगोन में विश्वविद्यालय दिया। तो 1857 के हमारे अमर योद्धा टंट्या मामा के साथ साथ हमने अपने गुना में भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। तो रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में, यद्यपि सागर में हरि सिंह गौर जी ने आज़ादी के पहले एक अपने विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी लिमिटेड होता है, स्टेट के बच्चे तकलीफ में थे। ऐसे हमने विश्वविद्यालय भी देने का प्रयास किया और साथ ही साथ सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सच में इतना अच्छा लगता सुनकर के भी कि सांदीपनि विद्यालय को 2 विद्यालय हमारे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से चुने गए, मैं बधाई देना चाहूँगा। 2 सांदीपनि विश्वविद्यालय, एक हमारा इंदौर का और एक रतलाम का, ये दोनों एक एक्सीलेंस स्कूल के रूप में अपनी महत्ता पाते हैं। और जिस प्रकार से हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी का पिछले समय में 10th और 5वीं का जो बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हुई, जिससे गुणवत्ता भी सुधरी और गुणवत्ता सुधरने के आधार पर हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया। आज मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो 370 सांदीपनि विद्यालय बन के तैयार हुए हैं। मैं धन्यवाद अदा करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोपहर में हमारे सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण भी करने वाले हैं। मैं अभी से आपको बधाई देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा मॉडल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना है। इसी के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री ने लैपटॉप, स्कूटी, कोचिंग, साइकिल, कई प्रकार की चीज़ों को जोड़ते हुए विद्यार्थियों का उनका न केवल मनोबल बनाना बल्कि सरकार के साथ
सहकार करते हुए, सभी वर्गों की मदद करते हुए सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एनईपी की भावना के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर के विषय भी प्रारंभ किए। विश्वविद्यालय, ये अलग अलग विश्वविद्यालय एक एक सब्जेक्ट लेके क्यों होना चाहिए? तो समेकित रूप से एक विश्वविद्यालय में वो सारी पढ़ाई होने चाहिए। वो प्रारंभ में यही होता था, काल के प्रवाह में थोड़ा विसंगति हुई है। हमारी सरकार सब संशोधित करते हुए आगे बढ़ रही है। हमको इस तरह से ऐसे कई सारे विषय को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में आज की ये कार्यशाला भविष्य की एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस भावना के आधार पर मैं पुनः अपने शिक्षा मंत्री का अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर के इस कार्यशाला के मूल उद्देश्य को यह कार्यशाला प्राप्त करेगी, अपने मध्य प्रदेश के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक उदाहरण देके बताया कि रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन के साथ हम समाज के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ उन्होंने इसको जोड़ के गुजरात के संदर्भ में बताया था। मध्य प्रदेश में सच्चाई और अच्छाई की अधिष्ठाता माननीय राज्यपाल महोदय से आदरपूर्वक निवेदन कि आप अपना उद्बोधन दें। श्री मंगू भाई पटेल जी। सभी का नमस्कार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उच्च शिक्षा मंत्री राज्य सरकार इंद्र सिंह परमार जी, मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर मालती राय जी, विधायक भगवान दास सबनानी जी, विधायक रामेश्वर जी, सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय कुमार जी, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद राजवानी, निर्देशक एनसीईआरटी, अशोक कडेल जी, हमारे बीच उपस्थित शिक्षा जगत के श्री अतुल कोठारी, सचिव संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास, उपस्थित शिक्षा जगत के महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के द्वारा देश समाज को बदलने के विश्वास का प्रतीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन और सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को नई दिशा देने की दूरंदर्शी कार्य योजना है, जिसका मूल स्वभाव समग्रता है।